24 दिसंबर 1999 की शाम जब इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 जो काठमांडू से न्यू दिल्ली जा रही थी टेक ऑफ करती है, किसी को पता नहीं था कि ये फ्लाइट न सिर्फ समय पर घर पहुंचने वाली है बल्कि ये एक ऐसे नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का हिस्सा बनने वाली है जिसे पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा। एयरबस A300 में करीब 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। कुछ घर वापसी के लिए एक्साइटेड, कुछ क्रिसमस के त्योहार की खुशी में, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां हर धड़कन डर और असुरक्षा से भरी होगी। जब विमान इंडियन एयरस्पेस में दाखिल हुआ तभी 5 मास्ट हेविली आर्म्ड हाईजैकर्स ने कैबिन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इनके पास रिवॉल्वर्स और ग्रेनेड्स थे और वे पायलट को धमकाकर फ्लाइट को दिल्ली की बजाय वेस्ट की ओर डाइवर्ट करने का आदेश देते हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान के थे और इनका संबंध मिलिटेंट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन से था। इन आतंकवादियों में से लीडर था इब्राहिम अथर, वो मसूद अजहर का भाई माना जाता है, और बाकी में शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर शामिल थे। इनका लक्ष्य सीधा था, इंडिया से अपने उन साथी मिलिटेंट्स की रिहाई जिन्हें इंडिया पहले ही अरेस्ट कर चुका था। कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर और क्रू ने हर हाल में पैसेंजर्स की सेफ्टी को बरकरार रखने की कोशिश की। अच्छे से पता था कि अगर पैनिक होता है तो हालत और भी खराब हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ती है लोगों की आंखों में डर और कंफ्यूजन दिख रहा था। कुछ लोग अपने परिवार या दोस्तों को फोन कर रहे थे, कुछ चुपचाप आंसू बहा रहे थे और कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्रिसमस के समय ये डरावना हादसा उनके साथ हो रहा है। पहली लैंडिंग अमृतसर में फ्यूल भरने के लिए हुई, लेकिन आतंकवादी जल्दबाज और असंतुष्ट थे। वहां फ्यूल डिले के कारण टेंशन बढ़ गई और एक 25 वर्ष के पैसेंजर रुपिन काटियल का गला काट दिया गया। रुपिन अपनी हनीमून पर था। रुपिन की डेथ ने न सिर्फ उसके परिवार को हिला दिया बल्कि पूरे देश के लिए झटका साबित हुई। अमृतसर के बाद प्लेन पाकिस्तान में लाहौर लैंड कर पाया, जहां फ्यूल रिफ्यूलिंग का काम किया गया। फिर प्लेन की दिशा बदलकर दुबई की ओर बढ़ा, जहां कुछ यात्रियों, ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और घायल लोग को रिहा कर दिया गया। साथ ही रुपिन काटियल का शव भी वहां छोड़ा गया। 25 दिसंबर की सुबह 8:33 पर IC-814 कांधार अफगानिस्तान में लैंड हुई, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। तालिबान ने प्लेन को सराउंड कर लिया और सिचुएशन नेगोशिएशन पर आ गया। पहली बार इंडिया की ओर से नेगोशिएशन शुरू हुआ। तालिबान और हाईजैकर्स के बीच प्रेशर और नेगोशिएशन का दौर शुरू हुआ। इनिशियल डिमांड्स बहुत भारी थीं। 36 मिलिटेंट्स की रिहाई, मसूद अजहर का अनावरण, सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी और $200 मिलियन कैश। तालिबान ने कहा कि फिरौती और डेड बॉडी की मांग इस्लाम के खिलाफ मानी जाए, इसलिए उन्होंने जोर देकर बाकी मांगों को फिर से तैयार किया। फिर हाईजैकर्स ने कहा कि मसूद अजहर को रिलीज करो। इस नेगोशिएशन को हैंडल करने के लिए इंडिया ने टॉप लेवल टीम भेजी, जिसमें तब के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह और सिक्योरिटी ऑफिसर्स शामिल थे, और क्रूशल रोल्स में अजीत डोवाल भी थे, जो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर थे और नेगोशिएशन और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दाल में काला ये भी था कि तालिबान और हाईजैकर्स को पाकिस्तान की ESI से भी सपोर्ट मिल रहा था, जिससे सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई। अजीत डोवाल ने देखा कि अगर ESI सपोर्ट न होता तो इंडिया सिचुएशन को जल्दी रिजॉल्व कर सकता था। नेगोशिएशंस कई दिनों तक चलती रहीं। जहाज में पैसेंजर्स और क्रू कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए थे और जैसे जैसे रातें बीत रही थीं, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी। कुछ यात्री जिन्होंने अपने परिवार से आखिरी बार बात की थी, उनकी आवाज कांप रही थी और आंसू बह रहे थे। कुछ को डर के बीच खुद को शांत रखने की कोशिश करनी पड़ रही थी। ये सभी भावनात्मक मानवीय कहानियां उस जंग को और भी मार्मिक बना रही थीं। 7 दिनों की मार्मिक नेगोशिएशन के बाद आतंकवादियों ने अपनी मांगें बदल दी और कहा कि अगर इंडिया 3 मिलिटेंट्स को रिलीज कर देगा, जो थे मसूद अजहर, अहमद ओमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, तो वे सभी बचे हुए यात्रियों को सुरक्षित छोड़ देंगे। ये प्रेशर इंडिया के लिए बहुत बड़ा था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरी सिचुएशन पर नेशनल लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। गवर्नमेंट के पास 2 विकल्प थे, या तो हॉस्टेजेस की लाइफ रिस्क करें या फिर डिमांड्स मानकर आतंकवादियों को छोड़ दें। पिछले दिनों तक नेगोशिएशन में कोई सफलता नहीं मिली थी। हर एक निर्णय लोगों की जान और भविष्य में होने वाले आतंकवादी खतरे से जुड़ा हुआ था। 31 दिसंबर 1999 को अंतिम समझौता हुआ। इंडिया की टीम, जिसमें जसवंत सिंह और सिक्योरिटी ऑफिसर्स शामिल थे, कांधार पहुंचे। आतंकवादियों ने यात्रियों को सुरक्षित छोड़ने पर सहमति दी और इसके बदले 3 आतंकवादियों को इंडिया से रिलीज कर दिया गया। उन 3 आतंकवादियों को विशेष उड़ान से पाकिस्तान भेजा गया। तालिबान ने यात्रियों को भी छोड़ दिया। विमान IC-814
1 जनवरी 2000 को भारत लौटा। ये पूरा घटनाक्रम 7 दिनों की तनावपूर्ण बातचीत, राजनीतिक दबाव और यात्रियों की भावनाओं से भरी कहानियां ने दुनिया में आतंकवाद के तरीकों को सामने रखा। मसूद अजहर को रिलीज करने के बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद नामक संगठन बनाया और 2001 में पार्लियामेंट अटैक समेत कई बड़े आतंकवादी घटनाओं में इसका हाथ रहा। ये घटना आगे के दशकों तक सुरक्षा विशेषज्ञों और इतिहासकारों के लिए सबसे विवादास्पद हिस्सा रही। ये केवल एक विमान हाईजैक नहीं था, ये एक मानव, राजनीतिक और इंटेलिजेंस संकट था जिसमें देश की सुरक्षा, यात्रियों की जिंदगी और पूरे आतंकवाद के हालात पर असर पड़ा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कभी केवल सही या गलत नहीं होती, इसमें भावनाएं, रणनीति, डिप्लोमेसी और कठिन निर्णयों का मिश्रण होता है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, भारत ने इस स्थिति में सही फैसला किया? क्या और कुछ किया जा सकता था? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियां जानने के लिए अभी ट्रू इवेंट फाइल्स को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लाने की हिम्मत देगा और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल एक नए ऑपरेशन और नई रोमांचक वीडियो के साथ, जहां इतिहास की सच्चाई और इंसानी साहस की कहानियां आपके सामने फिर से जीवित होंगी।